जय हिंद दोस्तों। हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एसएसटी को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग इतिहास को देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान से जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपको इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। तो दिया गया है चौसा का संग्राम। चौसा का संग्राम ये हुआ था दोस्तों 1539 में। चौसा का संग्राम ये हुआ था 1539 में। इसका तीसरा वाला सही है। कन्नौज का साम्राज्य, तो कन्नौज का युद्ध या संग्राम ये हुआ था दोस्तों, कन्नौज का युद्ध 1540 में। इसका चौथा सही है। खानवा का संग्राम, खानवा का संग्राम या युद्ध ये 1527 में हुआ था, पहला सही है। चंदेरी का संग्राम, चंदेरी का संग्राम या युद्ध ये 1528 में हुआ था, दूसरा सही इसका दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का तीसरा है, बी का चौथा है, सी का पहला है और डी का इसमें दूसरा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कथन ए और कथन आर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है कि मुक्तियों द्वारा एकत्र राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो कि ये क्या है, ये सही दोस्तों। पहला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ये भी इसमें सही दोस्तों, ये भी सही है। ए आर दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राजस्व द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि पहले वे सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। इलाके इक्ता कहते थे, इलाके के जो होते थे उसे क्या कहते थे, तो इक्ता कहा जाता था। और उन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति या कर्ज का सैनिक अभियान का नेतृत्व कर पाना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना, ये जो कि उसका महत्वपूर्ण कार्य होता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आया था, तो गयासुद्दीन बलबन, ये पहले नंबर पे होगा गयासुद्दीन बलबन। फिर दूसरे नंबर पे होगा अलाउद्दीन खिलजी, ये दूसरे नंबर पे होगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आएगा फिरोज शाह तुगलक, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे आएगा खिज्र खान, ये चौथे नंबर पे आएगा खिज्र खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर फिरोज शाह तुगलक और फिर उसके बाद खिज्र खान। गयासुद्दीन बलबन ये जो कि 1266 से 1286 ईस्वी तक इसका शासन था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, जो इल्तुतमिश का गुलाम एवं चलीसा दल का सदस्य था। इन्होंने ही तुर्क ए चहलगानी का विनाश किया था। तो तुर्क ए चहलगानी का विनाश गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है
अलाउद्दीन खिलजी, ये इसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसने बलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर के रूप में उल्लेखित करवाया। फिर उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। इसका कार्यकाल 1357 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था। इसके कार्यकाल में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा जौनपुर, ये जो जौनपुर है ये जौना खां की स्मृति में बनवाया गया था, नाम से नए नगर स्थापित किए और अनेक नहरें भी इसी के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आता है खिज्र खान, यह सैयद वंश का स्थापना किया था, तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो पहला दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। ये जो कि क्या है, ये सही है दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। बी वाले में कहा जा रहा है कि स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। ये क्या है, ये गलत है दोस्तों, बी वाला इसका गलत है, जबकि ए वाला क्या था, सही था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों, ए सही है परंतु बी क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। वह 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 1/2 कर दी थी। इसके शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले आया था। अलाउद्दीन ने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए दंड देने का प्रावधान किया था तथा इसके लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें सही है। तो कौन कौन सा कथन इसमें सही है इसको बताना है। पहला इसमें दिया गया है कि तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत पर शासन पर बल देते थे। ऑप्शन बस का पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तवारीख की रचना सल्तनत काल में की गई थी। यह शासकों की अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे। उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना। ऑप्शन बस का पहला वाला सही दोस्तों, इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि उपरोक्त प्रश्न कल्पनाशील है क्योंकि स्वयं को सुल्तान के शासनकाल में किसान के रूप में रखकर समस्या का समाधान खोजने की बात की जा रही है जो कि अतीत में है। यह मात्र कल्पना के द्वारा ही संभव है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। तो ये फारसी थी, फारसी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासनिक भाषा फारसी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुद के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था। ये था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी जो कि ये 1296 से
1316 ईस्वी तक था। इसके समकालीन एक शिला लेख जो कि जोधपुर से प्राप्त हुआ है, जिसमें वर्णित है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। यह किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों मिनहाजुस सिराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, मिनहाजुस सिराज के द्वारा कहा गया है कि रजिया जो थी अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मिनहाजुस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में गुलाम वंश के शासकों तथा उनके प्रशासन का वर्णन किया है। मिनहाज ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य थी, इसीलिए सुल्तान ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मिनहाज के अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा एक संस्कृत प्रशस्ति में पाया गया है? यह अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर का सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया है। इसमें जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? ये गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर का पहला वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिखों की खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। गुरु अंगद ने गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया तथा गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर नगर बसाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? यह अकबर था। ऑप्शन नंबर का सी वाला सही दोस्तों, अकबर इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि विश्व शांति के विचार को मुगल बादशाह अकबर ने आगे बढ़ाया। इसके लिए अकबर ने विशेष प्रयास किए तथा सभी धर्मों की विशेषताओं को मिलाकर एक नए धर्म दीन इलाही धर्म की स्थापना 1581 में की थी और धर्म वैमनस्यता के दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? यह अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया ताकि वस्तुओं का मूल्य बाजार नियंत्रण हो सके तथा वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। उसने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली को दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था दोस्तों अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया ताकि प्रशासन कार्य और प्रभावी रूप से संचालित कर सके, क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य जो कि केंद्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि कथन ए दिया गया है और कारण बी दिया गया है। आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। कथन में दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, जो कि ये क्या है सही दोस्तों। कथन इसका सही है। कारण कथन सेकंड में कहा जा रहा है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, ये गलत है दोस्तों। कथन इसका सेकंड वाला गलत है जबकि फर्स्ट वाला क्या है सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका
सी वाला सही है, ए सही है किंतु बी वाला गलत है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि दिल्ली सुल्तानों के समय तवारीख के लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमति नहीं होते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि कथन ए दिया गया है और कथन बी दिया गया है, आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। पहले कहा जा रहा है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। पहला वाला क्या है, पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ये क्या है, ये सही है। बी वाला इसका सही है, ए वाला इसका क्या है, गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ए गलत है किंतु बी इसका सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संतलत काल में तवारीख के लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जैसे मिनहाज सिराज जो कि 13वीं शताब्दी का फारसी इतिहासकार था, उसका विचार था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। फिर इसमें दिया गया है कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जबकि काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ये क्या था, ये गलत था दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन ए में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार के शासन का सिद्धांत बनाया था, जो कि ये क्या है, सही है दोस्तों। कथन ए इसका सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतंदता पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते थे। ये भी क्या है, ये भी सही दोस्तों। कथन और ए और बी दोनों इसमें सही है और सही इसका ऑप्शन बस का ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। एक्सप्लेनेशन भी इसका सही कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा यानी कि ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों और जरथुष्ट धर्म के अनुयायियों के साथ इबादत खाना में धर्म के मामलों पर चर्चा की। इस विचार विमर्श से अकबर की यह समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतवंतता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि कथन ए और कथन बी दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। कथन ए वाला इसका गलत है। बी वाले में कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ये क्या है, ये सही दोस्तों। बी वाला इसका सही है, ए वाला इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर हो दोस्तों। ए इसमें गलत है किंतु बी इसका सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाव दिए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गए। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे,
जो उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमानताएं वर्ग में विभाजित थे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। इसमें सही क्या है इसके बारे में बताना है। इसमें सही है दोस्तों कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में निम्न कथन सही है। पहला इसमें दिया गया है कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनको पटने भेदने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। फिर उसके बाद आता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। फिर उसके बाद चौथा है कि उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। ये गुरु अंगद ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुरु अंगद जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, इनका मूल नाम हलना था। इन्होंने नानक गुरु द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था संगत और पंगत को आगे बढ़ाया। इन्होंने गुरमुखी यानी कि पंजाबी लिपि का आरंभ किया तथा इसे आगे लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। तत्पश्चात सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव 1663 से 1706 ईस्वी तक इन्होंने अपने पहले गुरुओं व अन्य संतों के विचार को आदि ग्रंथ में संकलित किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आईने अकबरी के बारे में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो दिया गया इसमें सही कथन है दोस्तों, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला इसका यही राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आईने अकबरी के विषय में सत्य कथन है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसमें तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। इसकी रचना लगभग हजरी यानी कि 1600 ईस्वी में हुई थी, जिसमें से अकबर कालीन हर एक सूबे, जिले और परगनों तक के आंकड़े दिए हुए हैं। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। यह पूर्णतः 1598 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। ये हुआ था दोस्तों मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, मुर्शीद कुली खां इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि भारतीय प्रांतों में संपन्नता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां को बनाया गया। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद स्थानांतरित कर ली। मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उनका दामाद सिजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ये था दोस्तों मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर
24 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बदंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, पहला है कि बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्होंने सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, जो कि पहला ये सही दोस्तों, पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि बदंगा पूरी तरह से वे अपने मालिकों पर निर्भर थे, इसीलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना ही उन पर निर्भर हो सकते थे। ये क्या है, ये गलत है दोस्तों, पहला सही है, बी वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, ए सही है, बी गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में बदंगा शब्द उन गुलाम मुसलमानों के लिए प्रयुक्त किया गया है जिन्होंने सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था तथा आवश्यक प्रशिक्षण के द्वारा कुशल बनाया जाता था और उनकी योग्यता के आधार पर राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। यह सुल्तान का विश्वास पात्र बनकर राज्य की सेवा करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का इसमें चुनाव करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, चंदेरी का युद्ध, ये चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, तो इसका तीसरा सही है। चौसा का युद्ध ये 1539 में हुआ था, चौसा का युद्ध चौथा सही है इसका। अहमदनगर को राज्य में मिला लिया, ये मिलाया गया था दोस्तों अहमदनगर राज्य को 1632 ईस्वी में, तो इसका पहला सही है। और बीजापुर के राज्य को मिलाया गया था, तो ये 1685 में, इसका दूसरा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा है, सी का पहला है और डी का इसमें तीसरा सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, अहमदनगर को राज्य में मिलाया जाना ये 1632 में हुआ था, बीजापुर को राज्य में मिलाया जाना ये 1685 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है कि नीचे कथन दिए गए हैं, कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें सही आंसर बताना है कौन सा सही है। तो कथन में कहा जा रहा है कि मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये सही है, कथन इसका सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि मुर्शीद कुली खां बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था, तो ये भी इसमें सही दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल नियंत्रण से अलग मुर्शीद कुली खां ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया, सभी जमींदारों से राजस्व की वसूली की गई। मुर्शीद कुली खां को मुगल शासक द्वारा बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खां ने हैदराबाद एवं अवध की तरह बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में कमान संभाले। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के प्रयास में उसने सभी मुगल जागीरों को उड़ीसा में स्थानांतरित कर दिया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से कौन सा कथन सुलह ए कुल के विचार के बारे में सत्य है। तो सुलह ए कुल के विचार के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है, इसको बताना है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था, जो कि ये सही है, पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है कि इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया, तो ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही दोस्तों। फिर उसके बाद चौथे में कहा जा रहा है
कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव की आवश्यकता था, ये जो कि गलत है दोस्तों। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जबकि डी वाला इसका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए, बी और सी इसमें क्या है, सही है। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि सुलह ए कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता था। यह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस उत्सव के तहत निम्न विचार सत्य हैं। तो इसमें दिया गया है कि यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया। इस शासन के सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें और सही विकल्प को चुनिए। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। कथन ए में दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राजाओं में बिखर गया, जो कि ये क्या है, सही है दोस्तों। कारण आर में कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्यों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। तो ये भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने में जमींदारों में काफी बदलाव आया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ कई प्रांत के सूबेदार अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, इसमें कथनों पर विचार करना है, आपको इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में तो इसमें पहला कथन दिया गया है, तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, जो कि ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। पहला वाला इसका कथन गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये जो कि सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, तो ये भी सही है। इसमें दूसरा और तीसरा दोनों सही है, पहला इसका क्या था, गलत था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, दूसरा और तीसरा इसका सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उन्हें उसने ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और प्रशंसकों को प्रशासन संबंधित सलाह भी देते थे। तवारीख जो कि ये फारसी भाषा में लिखा गया था, ना कि उर्दू भाषा में। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि कथन ए और कथन बी को दिया गया है, इसको आपको पढ़ करके सही विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो इसमें दिया गया है, कथन ए में दिया गया है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए से पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। ये तीनों क्या हैं, कथन ए में इसका सही है। बी में कहा जा रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था। ये क्या है, गलत है दोस्तों। बी वाला इसका क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। ए सही है परंतु बी क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी अथवा पद।
इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर ने शासन के 40वें वर्ष जात एवं सावर जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिन्हाज सिराज के संबंध में सही है। तो मिन्हाज सिराज के संबंध में इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें दिया गया है, पहला में दिया गया है कि उसने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, जो कि ये क्या है, सही है दोस्तों, कथन ये सही है। कारण बी, कथन बी में कहा जा रहा है कि वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो ये भी सही दोस्तों, ए भी सही है और बी भी सही, इसमें दोनों कथन इसमें सही हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी वाला सही है। ए और बी इसमें क्या है, दोनों सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मिन्हाज सिराज 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार थे। वह उत्तर भारत में दिल्ली के मामलुक सल्तनत के एक प्रमुख इतिहासकार थे। मिन्हाज सिराज ने अपना काम तबकात ए नासरी यानी कि गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया। उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों में से अधिक योग्य और सक्षम थी। मिन्हाज सिराज ने कहा कि रानी का शासन ईश्वर द्वारा बनाई गई आदर्श सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था। अर्थात वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। उन्होंने यह बात रजिया सुल्तान के बारे में कही थी, जो कि अपने पिता इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, आपको इसमें सही सुमेलित कराना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो इसमें दिया गया है दोस्तों बख्शी। बख्शी क्या था? बख्शी ये सैनिक वेतन अधिकारी था। इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो बख्शी क्या था? तो सैनिक वेतनाधिकारी था। सद्र, सद्र क्या था? ये धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री था, ये भी सही है। इक्तादार क्या था? इक्तादार ये सैन्य कमांडर होता था, ये भी सही है। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था, तो ये भी क्या है, इसमें सही है दोस्तों। इसमें चारों सही है। तो ऑप्शन में कोई भी आंसर चारों में दिया नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कोई भी, तो इसमें सभी कथन सही हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि बख्शी जो है सैनिक वेतनाधिकारी था। सद्र धार्मिक व धार्मर किए जाने वाले का मंत्री था। इक्तादार सैन्य कमांडर था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। ये सभी सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का मिलान कीजिए। इसमें मुगल साम्राज्य के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें फर्रुखसियर दिया गया है। फर्रुखसियर ये जो कि 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक था, दूसरा सही है। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1816 तक सही है, तो इसका पहला सही है। अहमद शाह, अहमद शाह ये 1748 से लेकर के 1754 तक, तो 1748 से 1754 इसका चौथा सही है। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय ये 1754 से लेकर के 1759 तक, तो तीसरा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें ए का दूसरा सही है, बी का पहला है, सी का चौथा है और डी का इसमें तीसरा सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी वाला, ये राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि फर्रुखसियर ये 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक था। शाह आलम द्वितीय ये 1759 से लेकर के 1816 तक था। अहमद शाह ये 1748 से लेकर के 1754 तक था। आलमगीर द्वितीय ये 1754 से लेकर के 1759 तक था। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। आपको इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो इसमें दिया गया है कि तोरमार, तोरमार ये जो कि आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर के 1165 तक, इसका तीसरा सही है। अनंगपाल, अनंगपाल ये 1130 से लेकर के 1145 तक सही है।
चौथा सही है। चौहान, चौहान ये 1165 से लेकर के 1192 तक सही है, दूसरा सही है। पृथ्वीराज चौहान ये 1175 से लेकर के 1192 तक, इसका पहला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, ये राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों, वही तोरमार आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक, अनंगपाल ये 1130 से लेकर के 1145 तक, चौहान ये 1165 से लेकर के 1192 तक, पृथ्वीराज चौहान 1175 से लेकर के 1192 तक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को कालानुक्रम अनुसार लगाएं। तो इसमें कालानुक्रम के अनुसार मुगल के पतन का कारण में बताना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा? सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना, ये पहले नंबर पे आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों प्रशासनिक कार्य कुशलता का विघटन, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे ये आएगा दोस्तों, क्योंकि तीसरा नंबर इसका ऊपर दिया गया है। चौथे नंबर पे ये आएगा कि ईरानी और तुरानी मूल अभिजातों में पारंपरिक प्रतिद्वंदता, ये चौथे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे इसके ऊपर दिया गया है चौथे नंबर तीसरे नंबर पे ये आएगा दोस्तों नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण, ये तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी ए डी बी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, ये राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। मुगल वंश के पतन का कारण क्रमानुसार इस प्रकार है: सैन्य एवं संसाधनों का कम होना, प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण, और सबसे अंत में ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारंपरिक प्रतिद्वंदता। मुगलों की सरकार एक व्यक्तिगत निरंकुशता को प्रेरित की और इसके लिए उसकी सफलता शासकों को चरित्र पर निर्भर करती थी। बाद के मुगल शासक अयोग्य ने और राज्य के प्रशासन की उपेक्षा करते थे। फिर इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं महत्वपूर्ण, कि औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह विफल रही और मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत राज्य के सही वंशानुक्रम का चयन करना है। इसमें क्या सही है? तो सबसे पहले तुर्क, के बाद खिलजी, के बाद तुगलक, के बाद सैयद, फिर उसके बाद लोदी। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही दोस्तों, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इसका ये राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, इसका यही सही क्रम है। 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या मामलुक वंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। इसका स्थापना खिज्र खान के द्वारा किया गया था। इस वंश के बाद लोदी वंश की स्थापना हुई। इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है? तो मंगोल, ये जो कि दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मंगोल दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं था, जबकि राजपूत वंश प्रारंभिक तुर्की शासक और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के भाग थे। मंगोल जो कि ये मध्य एशिया और पूर्व एशिया में रहने वाली एक जाति है, जिसका विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा। आधुनिक युग में मंगोल लोगों मंगोलिया या चीन और रूस में वास करते थे। मंगोल जाति के लोग रबानाबादोस का जीवन व्यतीत करते थे और शिकार, तीरंदाजी व घुड़सवारी में बहुत कुशल थे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसके मुखिया तेमुचिन ने तमाम मंगोल कबीलों को एक किया। मंगोल जाति के विभिन्न कबीलों के सरदारों ने तेमुचिन को अपनी जाति का सबसे बड़ा मुखिया चुना और उसे सम्मान से चंगेज खां कहना शुरू किया।
सैयद वंश, ये जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। फिर उसके बाद आता है और शिकार, तीरंदाजी, घुड़सवारी में बहुत कुशल थे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसके मुखिया तेमुचुन ने तमाम मंगोल कबीलों को एक किया। मंगोल जाति के विभिन्न कबीलों के सरदारों ने तेमुचुन को अपनी जाति का सबसे बड़ा मुखिया चुना और उसे सम्मान में चंगेज खा कहना शुरू किया। सैयद वंश, ये जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, कि राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग क्यों किया गया था। तो इसका आपको इसमें दिया गया है, कथन दिया गया है, और इसमें आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो पहले में दिया गया है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई, जो कि ये गलत है दोस्तों। पहला वाला कथन इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई, ये सही है, दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि लिखित सामग्रियों ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थापित कर दिया, तो ये भी इसमें सही है। डी में कहा जा रहा है कि सल्तनत के समय में कागज सत्ता होता गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में आ गया, तो ये भी क्या है, ये भी सही इसमें दोस्तों। बी सी डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, बी सी डी इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग किया गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई। लिखित सामग्रियों ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचियों को व्यवस्थित कर दिया और दिल्ली सल्तनत के समय में कागज सत्ता हो गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया गया, जिससे 1206 से 1226 तक भारत राज्य पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत काल कहा गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। ये रजिया सुल्तान के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, रजिया सुल्तान के द्वारा यह लिखा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया का शासन 1236 से 1240 ईस्वी तक था। मिनहाजुस सिराज एक इतिहासकार हैं, उनका यह सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्री को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसीलिए पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी आखिर हासिल क्या हुआ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुगल अपनी मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज्यादा बल महत्व देते थे, क्योंकि क्योंकि वे क्या करते थे, तो वे मंगोल उज्बेगों से संबंधित थे। मंगोल उज्बेगों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज्यादा बल और महत्व को देते थे। इसका कारण मंगोल उज्बेगों से संबंधित थे। मुगल 2 महान शासक के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खा, जो कि चीन और मध्य एशिया के भाग पर राज्य करता था, के उत्तराधिकारी ने पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी, ये इसके वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वह दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस पूर्व ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों,
कि अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ, क्योंकि क्यों उदय हुआ? क्योंकि वह उसे विभिन्न धर्मों और उसके रीति रिवाजों में रुचि थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अकबर महान विजेता के साथ साथ एक समावेशी शासक था जो सभी धर्मों को एक समान मानता था। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई जिसमें राज्य प्रशासन में सभी धर्म रीति रिवाजों के बारे बराबर स्थान था। इसके पीछे अकबर का जन्म और उसके समय की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। इस विचार ने अकबर को भारतीय इतिहास में अशोक समुद्र जैसे महान शासकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था? तो भूकर जो आय का मुख्य साधन था, ये जो कि स्थिरता का आधार था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल साम्राज्य 300 वर्षों तक एक बड़े क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि था जो प्रायः 1/4 से 1/2 होता था। मुगल भूराजस्व की नींव अकबर के समय टोडरमल ने रखी थी जो लंबे समय तक चलती रही। यह जमींदारी मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। भूमि कर ने मुगल साम्राज्य को वीरता प्रदान कर एक बड़ी सैनिक शक्तियों के रूप में मजबूत किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि बंजारों के संदर्भ में इसमें ए और बी कथन दिए गए हैं। इस पे आपको विचार करके सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो ए दिया गया है कि बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे, जो कि क्या है? सही है दोस्तों। पहला कथन इसका राइट आंसर होगा। फिर दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम किया, तो ये भी सही दोस्तों। बी वाला भी इसका सही है। दोनों कथन इसका राइट आंसर होगा। इसके ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों। ए और बी इसमें क्या है? दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्यकाल में बंजारे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने समय में इनका उपयोग बंजारों के नगर के बाजारों तक अन्न पहुंचाने का काम करवाया था। लोग का समूह टांडा कहलाता था। इन लोगों का जो समूह था उसे क्या कहा जाता था? टांडा। एक टांडा में कई परिवार होते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। बादशाह जहांगीर भी अपने संस्करण में बंजारों के समूह का जिक्र किया है। बंजारे जो कि गौर बोली बोलते थे, यह पूरे भारत में उनके अपने समुदाय द्वारा बोली जाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आधार पे कौन सा विकल्प इसमें सही है उसका पहचान करना है। अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन से लोग और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला है। ये क्या है? सही दोस्तों। अभिकथन इसका सही है। कथन आर में कहा जा रहा है कि लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो कि ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। तो ये भी क्या है? ये भी सही दोस्तों। कथन अभिकथन भी इसका सही है और कथन भी इसका सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला था। लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता करते थे। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया तथा कुछ ही दिन बाद मेरठ के सिपाहियों ने फौजी अभियान से इनकार कर दिया। सिपाही को लगा था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इसको लेकर के कुछ सिपाहियों को जेल में ही डाल दिया गया जिससे सिपाही उग्र हो गए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है
इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी, जो कि क्या है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। अभिकथन इसका गलत है। कारण आर में कहा जा रहा है यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसकी लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। ये सही दोस्तों। अभिकथन इसका गलत है, लेकिन कारण आर इसका क्या है, सही है। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, ये सही है। ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने दहसाला, जो कि 1570 से 71 ईस्वी तक की काल अवधि के लिए एक कृषि की पैदावार कृषि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी कि राजस्व निश्चित किया गया। प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्ती व्यवस्था कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण और लेखा जोखा सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा इसमें सही विकल्प है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता ऑफिसियर्स को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑफिसियर्स का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। ये क्या है, ये सही दोस्तों। कथन इसका राइट आंसर है। बी में कहा जा रहा है कि शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहां सभी सद्भाव के साथ रह सके। तो बी भी इसका राइट आंसर है। ए भी इसका सही है और बी भी सही है, तो इसमें दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ये राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफिसियर्स को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑफिसियर्स का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। और शाहजहां के सार्वजनिक भवन निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहां सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंततः संबंध पर बहुत बल दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री ने लिखा था। ये इब्न बतूता ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता जो कि 14वीं शताब्दी मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से यात्री था, विश्व के 44 देशों सहित भारत के जनजीवन के विषय में रेहला पुस्तक में लिखा। केरल में बसे मुसलमान अरब से आए व्यापारी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। ये था दोस्तों राजनैतिक और सैनिक कार्य। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, राजनैतिक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल का लिखा गया प्रामाणिक इतिहास है। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार की सरकारी उपाधि यानी कि निजाम थी। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इस तरह कहा जाता था कि
सूबेदार प्रांतों में सैनिक एवं असैनिक राजनैतिक दोनों तरह के कार्य का संचालन करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी? ये मनसबदारी व्यवस्था कहलाती थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था थी। यह व्यवस्था मूल रूप से मंगोलों की थी। मुगल काल में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह करता था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत सुल्तान इल्तुतमिश ने की थी। इस प्रथा को उसने 1226 ईस्वी में शुरू किया था। जब्ती व्यवस्था टोडरमल द्वारा विकसित भूराजस्व की एक प्रणाली थी जो अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। भागीदारी व्यवस्था यह 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि कथन ए और कथन बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का इसमें चयन करना है। कौन सा उत्तर इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 50 में? तो इसमें कथन ए दिया गया है दोस्तों। कथन ए में कहा जा रहा है कि शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। तो ये क्या है? सही है दोस्तों। ये कथन क्या है? सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता था। ये भी सही दोस्तों। ये दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, बी सही अनुमान है ए का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद तुगलक 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना था। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वह विद्वानों का यथोचित सम्मान करता था। वह पढ़ा लिखा भी था। यही कारण है कि शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था, परंतु उसके इस कृत्य की तत्कालीन समय में आलोचना हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक ढंग से रूढ़िबद्ध था। इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने कृषि के लिए अमीर ए कोही नामक पद का सृजन किया। 1326-27 में राजधानी परिवर्तित किया। उसने 1329-30 में तांबे की सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 51 में इसमें दिया गया है, कथन ए दिया गया है और कथन इसमें बी दिया गया है। पितरादूरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए थे। ये क्या है दोस्तों? ये वाला सही है। पहला कथन इसका सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कि शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया। तो ये भी इसका सही है। दोनों कथन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए और बी क्या है? इसमें दोनों सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि पितरादूरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। पितरादूरा एक सजावटी कला है। इसका प्रथम प्रयोग रोमन में 1500 ईस्वी के आसपास दिखाई दिया। सैन्य यह कला मुगल दरबार में भी पहुंचा, जिसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण ताजमहल में मिलता है। शाहजहां ने इस कला का प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंततः संबंध पर बल देने के लिए किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। उपयुक्त विकल्प का चयन करें और इसमें आपको सही सुमेलित करना है। कौन सा इसमें विकल्प सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 52 में? तो सैनिक वेतन अधिकारी क्या होता था? ये बख्शी कहलाता था। तीसरा सही है। धार्मिक श्रम के प्रशासनिक सदर कहलाता था। चौथा सही है। सेनानायक ये जो कि फौजदारी कहलाता था, फौजदार होता था। नगर का ये क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ए का तीसरा सही है, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला सही दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैनिक वेतन अधिकारी, ये जो कि बख्शी कहलाता था, धार्मिक श्रम प्रश्रम के प्रशासनिक सदर है, सेना नायक फौजदार है, नगर जो कि ये कोतवाल है। फिर उसके बाद दोस्तों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वास्तुकला, चैप्टर नंबर 13 वास्तुकला को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।